बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से जो नहायत मेहरबान है। वही हमारी शारा के करीब है, हम सब को पालने वाला है, जिसके कब्ज़ाई कुदरत में हम सब की जान है। वो मालिक वो खालिक हमारा सब का पालने वाला है। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर, आपकी आल औलाद पर। मैं हूँ आपका मेज़बान एच.एम. फ़ैयाज़। आप देख रहे हैं प्राइम स्टार न्यूज़ चैनल। प्रोग्राम हम ख्याल लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज हमारे प्रोग्राम में मैंने जिस शख्सियत को दावत दी है वो किसी तारफ़ की मोहताज नहीं है। मारूफ तजज़ियाकार हैं, माहिर मुआशियात हैं, लाहौर लीड यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं, मोहतरम डॉक्टर नदीम अहमद भट्टी साहब। मैं अपने प्रोग्राम में उनको खुशामदीद करता हूँ। उनसे आज जानने की कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान की कमज़ोर मईशत जो है उसको कैसे इस्तेहकाम मिल सकता है, कैसे ये हमारे पाकिस्तान की जो अवाम है वो महंगाई के चक्की से कैसे बाहर आ सकती है। ये सारी बातें उनसे करने की कोशिश करेंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। अपने प्रोग्राम हम ख्याल में मैं उनको खुशामदीद कहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? मैं बहुत आई एम गुड, आई एम वेरी फाइन। बहुत शुक्रिया आपका। मैं प्राइम स्टार टेलीविजन का भी बहुत शुक्रिया कि आपने इस बहुत इम्पोर्टेंट जो इस वक्त हमारी कौम का कंसर्न है उस टॉपिक पे प्रोग्राम किया। डॉक्टर साहब, मैं गुफ्तगू का आगाज़ सिर्फ ये करता हूँ कि हमारी कौम को काफ़ी मुद्दत के बाद एक खुशखबरी मिली है कि 12 रुपये तकरीबन पेट्रोल के जो कीमत है उसको कमी की गई है। मेरा सवाल ये है कि इतनी देर के बाद हमें खुशखबरी सुननी है, और इसके अलावा मैं ये जानना चाहूँगा आपके तजर्बे से, आपके तजज़िये से ये जानने की कोशिश करेंगे कि हमारी पाकिस्तान की जो मईशत है वो इतनी कमज़ोर क्यों है, और हम लोग ने यानी 75 साल गुजार दिए, आज तक हम लोग अपने पाँव पे सही तरीके से खड़े नहीं हो सके, ख़ुसूसी तौर पर मुआशी लिहाज़ के साथ। क्या कहते हैं आप? देखिए जी, पहली बात तो है कि मैं भी खुश हूँ सारी कौम के साथ कि पेट्रोल की कीमत कम हुई है। दैट्स अ गुड न्यूज़। हमें अच्छी न्यूज़ को सराहना चाहिए और इसके साथ-साथ हमें तवक्को रखनी चाहिए और हम तवक्को रख भी रहे हैं कि इस तरह की अच्छी न्यूज़ जो है वो और भी आती रहेंगी और भी चीज़ों की कीमतों में कमी आएगी। महँगाई इस वक़्त आसमान को छू रही है और आवाम बहुत सख्त तंग आई हुई है महँगाई के हाथों। मैं भी जब पाकिस्तान में आया था तो मेरा नहीं ख्याल था कि कॉस्ट ऑफ लिविंग जो इतनी बढ़ जाएगी। मैं जो प्लान करके आया था उससे बहुत महँगी हो गई है कॉस्ट ऑफ लिविंग। लेकिन हम इस हुकूमत के ये जो रीसेंट स्टेप है इसको सराहते हैं कि एक स्टेप बैकवर्ड जो है वो होना शुरू हुआ है। चाहे एक छोटी-सी ये खबर है लेकिन एक अच्छी खबर है और ये इज़ क्वाइट पॉसिबल कि ये जो छोटी खबर है ये इस तरह की और छोटी-छोटी काफ़ी ज़्यादा या एक बड़ी खुशखबरी का पेशगामा हो। अच्छा, अब जो जो प्राइस मैं थोड़ा इस पे पहले बात कर लूँ कि प्राइस कम होना जो है, जी, जी। इसमें हम तो चूँकि समझते हैं कि हुकूमतों का इस तरफ कमाल है इसमें, ये हमें पहले इंटरनेशनल मार्केट को देखना पड़ेगा। कि जो ऑयल की प्राइस है, ये बहुत ज़्यादा हुकूमतों का कंट्रोल उसपे नहीं होता। ये इंटरनेशनल मार्केट के साथ हम चलते हैं, ऑयल की प्राइस हो या गोल्ड की प्राइस हो। जो जी। इंटरनेशनल मार्केट की प्राइसेज़ बढ़ती हैं, तो हमारी भी बढ़ जाती हैं, इंटरनेशनल मार्केट की प्राइस कम होती हैं, तो ये हमारी भी कम हो जाती हैं। इस वक़्त रिसेंटली ये हुआ है कि पिछले कोई 3-4 महीने तक, बल्कि 1-2 महीने तक, ऑयल की प्राइसेज़ वर्ल्ड में जो अपने हाईएस्ट लेवल पे पहुँची हुई थी और जी। उसमें बेशुमार वजूहात थी, जिसमें एक वजह वो यूक्रेन और रशिया की वार भी थी जिसकी वजह से ऑयल की प्राइसेज़ जो है बहुत ऊपर चली गई हुई थी। वो प्राइसेज़ जो है वहाँ से नीचे आई हैं। यानी हमने कोई अभी $112 बैरल से नीचे होके अराउंड $87 पे आया है इस वक़्त ऑयल की जो प्राइस है। अब ये जो इतनी शार्प डिक्लाइन आई है इंटरनेशनल मार्केट में, उसका इफ़ेक्ट पूरी दुनिया के ऊपर होगा। पूरी दुनिया के ममालिक में प्राइस ऑयल की कम होना चाहिए। हमारे भी हुई। अगर हम प्रोपोर्शनेटली देखा जाए, तो जितनी ज़्यादा कमी हुई है ऑयल की प्राइस में, उतनी ज़्यादा हमारे अवाम को नहीं मिली है। तो उसके हिसाब से अगर देखा जाए, तो हमारे पास ऑयल की प्राइसेज़ और कम होना चाहिए। पेट्रोल और सस्ता होना चाहिए क्योंकि सस्ता मिलना शुरू हो गया हमें अब। पहले नहीं सस्ता मिलता था, अब सस्ता मिलना शुरू हो गया है और हम तवक्को रखते हैं कि हुकूमत जो है वो अगले फ़ेज़ में प्राइसेज़ और कम करेगी ताकि वो जो इंटरनेशनल मार्केट में प्राइसेज़ की कमी है, उसके असरात जो है वो आम आदमी तक भी पहुँचे। अच्छा, अब रह गई ये बात कि हम इकोनॉमिकली क्यों स्टेबल नहीं हैं। देखिए, जी। बात ये है कि हमारे यहाँ इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का बहुत डायरेक्ट लिंक है
हमारी पॉलिटिक्स के साथ कि हम जी पॉलिटिकली स्टेबल नहीं हैं, जिसकी वजह से हम इकोनॉमिकली स्टेबल नहीं हैं। पिछले कोई 20-25 साल से हमारे यहाँ यही काम चल रहा है कि एक हुकूमत आती है तो एक दूसरी हुकूमत आने के फौरन बाद जो दूसरी गवर्नमेंट है वो तैयारी पकड़ना शुरू कर देती है किस तरीके से इस गवर्नमेंट को हमने गिराना है। ये जो हुकूमतें गिराने का शौक है, इसके रिजल्ट में हमारे यहाँ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बनती है और जल्द से जुलूस मुजाहरे और सड़कें बंद और कंटेनर का कल्चर जो है वो फ़रोग पाता है, जिसके रिजल्ट में जो इकोनॉमिक्स जो जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट की स्पीड है वो सफ़र करती है। इसके साथ साथ जो एक चीज़ होती है वो जो कंटिन्यूटी ना होना, कि एक जी हुकूमत आती है वो एक इकोनॉमिक प्लान लेके आती है, एक हुकूमत आती है वो इकोनॉमिक पॉलिसी लेके आती है, 3-4 साल गुजरते हैं तो उस हुकूमत को मजबूर कर दिया जाता है हुकूमत छोड़ने पे। फिर एक नई हुकूमत आती है, वो पहले वाले प्लान खत्म करती है, अपने नए प्लान लेके आती है, 4-5 साल गुजरते हैं वो गवर्नमेंट चली जाती है। तो कोई कंसिस्टेंटली हमें कोई एक प्लान ऐसे नहीं मिल रहे जिनके ऊपर हमें आगे चला जाए। अच्छा, एक जो जुर्म हमारे सियासतदानों ने किया है सब ने मिलके, वो ये है कि जी जी इकोनॉमी को अपनी सियासत का हिस्सा बना दिया है कि जी महंगाई हो गई, अब हम महंगाई मार्च करेंगे, महंगाई के खिलाफ मार्च करेंगे, महंगाई ये जानते हुए कि ये महंगाई जो है इसका इसकी वजूहात इंटरनेशनल है। लेकिन सियासतदान उस वक़्त जो हुकूमत होती है उसको टफ टाइम देने के लिए इसको यूज़ करते हैं एज़ अ कार्ड। उसके बाद हुकूमत जी चेंज होकर जब उनकी अपनी हुकूमत आती है तो फिर वो ट्रबल में आ जाते हैं, क्योंकि महंगाई तो उनके इख्तियार में ही नहीं होती। नहीं तो होती, बिल्कुल ऐसा ही हुआ मैं है, ये ऐसा ही समझता हुआ है। हूँ कि हमारे सियासतदानों को मिलके बैठना चाहिए कि ये कुछ चीज़ें हैं, जैसे मज़हब को सियासत में कार्ड यूज़ नहीं करना चाहिए। महँगाई को सियासत का जी कार्ड एज़ अ सियासत कार्ड नहीं यूज़ करना चाहिए, क्योंकि ये किसी एक हुकूमत के इख्तियार में नहीं है। अच्छा, जी जी पॉलिटिकल जो इंस्टेबिलिटी है, इसके ऊपर जी बहुत काम होने की ज़रूरत है कि कोई हमारे यहाँ कोई इस तरह का अखलाकी कोई आपस में मुआहदा हो जाए कि जी हुकूमतें जो आएँगी, जो भी आएँगी, अच्छी होंगी, बुरी होंगी, जहाँ से भी आएँगी, वो 5 साल रहेंगी और उनकी उखाड़-पुखाड़ नहीं करे की जाएगी। उस हुकूमत ने आगे चलना है या नहीं चलना, इसका तयन जो है उसको अवाम पे छोड़ दिया जाए और अगले इलेक्शनों पे छोड़ दिया जाए, अच्छा राइट? और किसी तो से अब मैं आप यहाँ पे एक ना मैं आपकी कथाकलानी की माज़रत चाहता हूँ। मुझे ये बताएँ, इस वक़्त तकरीबन तमाम सियासी जमातें, तमाम सियासी लीडरान, जिनको हमेशा से देखा है कि 30 साल, 35 साल, 25 साल वो हुकूमतों में रहे। अब पीटीआई की हुकूमत को भी आप देखें, तो उसकी भी केपीके में भी हुकूमत है, तकरीबन 10 साल उनको भी हो गए वहाँ पे। लेकिन यही सोच, वो भी यही कहते हैं कि जी हमें अभी तक जो है हमारी जो सियासी इस्तेहकाम नहीं हो सका। लेकिन एक दूसरे की हुकूमत गिराने के लिए, जिस तरह आपने फरमाया है कि महंगाई को बेस बना लेते हैं, मतलब कार्ड खेल लेते हैं और हुकूमत गिराने की कोशिश करते हैं। यही मैं चाहता हूँ, यही मैं मेरा सवाल भी यही है आपसे। आप माशाल्लाह तजज़ियाकार हैं, आपकी पूरी बैन अवी जो सूरत है उस पर नज़र होती है। हम कब जवां होंगे, हम कब जवां होंगे सियासी तौर पर? ये इसमें क्या अपोजिशन की गलती होती है या मौजूदा जो इक़्तिदार में हो उसकी गलती होती है? कब हम जो सुधरेंगे, कब हम लोग जवां होंगे? अच्छा गुफ्तगू जी, कर रहे मैं ये बात कर रहा था कि आपका ये सवाल आपने बहुत एक अहम सवाल इस वक़्त रेज़ किया है कि ये कैसे ठीक होगा? ये चीज़ें कैसे ठीक हो जाएँगी? कभी इस मुल्क के लिए कोई अच्छी खबर किसी वक़्त कैसे आ सकती है? तो जी, मेरे जी। ख़्याल में उसके लिए हमें उन सारे इदारों को, जिनका इस मुल्क के साथ दर्द है, जिनको इस मुल्क के साथ दिलचस्पी है, जो स्टेक होल्डर हैं, इसमें हमारे सियासतदान भी शामिल हैं, सियासी पार्टियाँ भी शामिल हैं, हमारी अदलिया भी शामिल है, हमारी अफ़वाज भी शामिल है, हमारे तालीमी इदारे भी शामिल हैं, हमारे दानश्वर भी शामिल है, हमारे सहाफ़ी भी शामिल है, वकील भी शामिल है। हम एक सारे लोग मिल के कहीं बैठें और उन वहाँ बैठ के हम एक मुआहिदा करें कि वो काम जो इस मुल्क के अगेंस्ट है, वो ना होने दें हम, और कंसिस्टेंसी ऑफ पॉलिसी जो है उसको हम एनकरेज करें। जो भी पॉलिसी हो वो सही है या गलत है, वो एक ख़ास मुद्दत तक जब हुकूमत मुंतखब हुई है उसको चलने दें। ये सारे मिल के हम आपस में एक मुआहिदा करें और ये अभी जी, वज़ाहत तो नज़र नहीं आता। लेकिन जी, अब इतनी ज़्यादा हम बहुत नीचे चले गए हैं कि अब हर ज़बान पे ये बात आ गई है कि कैसे हम निकलेंगे।
इस प्रोसेस में जिसमें हम चले गए हैं, ये डिक्लाइन पे कंट्री जा रहा है डे बाय डे, तो क्या तरीका होगा कि हम स्टेबल हो जाएं? तो मेरे ख्याल में तो उसमें ये तरीका बनता है। अब अगर हम वापस आए इकोनॉमिक पॉलिसीज के बारे में जी। कि डॉक्टर साहब तशरीफ ले आए हैं, हमारी बड़ी होप्स है उनके साथ, कौम की बड़ी तवक्कुआत हैं कि शायद कोई वो लेके आए बस इस तरह का कोई मॉडल जिसे कंट्री जो है वो, मैं बैसियत इकोनॉमिस्ट मैं ये बात करूंगा कि हमें जो करना है इस मुल्क में, काम जी। करने वाला भी क्या है कि हमें फॉरेन इन्वेस्टमेंट को एनकरेज करना है। अब वो जी। डार साहब कैसे करते हैं, या मौजूदा हुकूमत कैसे करती है, या अगली आने वाली हुकूमत कैसे करती है, या इमरान खान कैसे करती, कोई भी करे, इस मुल्क के अंदर जो है फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है उसका आना जरूरी है। उसके बगैर हमारी नहीं है सर्वाइवल है। हमें फॉरेन इन्वेस्टमेंट लाना होगी, हमें अपनी इंडस्ट्री के अंदर फॉरेन इन्वेस्टर को लेके आना होगा। हमारे मुल्क के अंदर हमारा वर्कर बहुत जरखेज है, हमारा वर्कर जो है बहुत स्किल्ड है, लेकिन उसको कोई प्लेटफॉर्म नहीं है जहाँ पे वो वर्कर जो है अपनी एफिशिएंसी को दिखा सके। तो हमें इन्वेस्टमेंट लेके आना होगी। इसी तरह हमारी एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए काम करना होगा कि ये जो मौजूदा हुकूमत है इनको इसके ऊपर बहुत खास प्रायोरिटी देनी होगी। आपको याद होगा हमारी जो टेक्सटाइल की इंडस्ट्री है एक स्टेज पे बिल्कुल बंद हो गई, लोगों ने मिलें जो है वो लोहे के भाव बेचना शुरू कर दी। बहुत बड़ा जो इंडस्ट्रियलिस्ट है वो फैसलाबाद से मूव करके श्रीलंका चले गया। जी। अब दोबारा से इंडस्ट्रियल आना शुरू हुआ इंडस्ट्रियलिस्ट, और ये जो मौजूदा जो पिछली हुकूमत है जिस दिन वो हुकूमत ख़त्म की गई, उस साल में पाकिस्तान की टेक्सटाइल एक्सपोर्ट जो है वो लार्जेस्ट एक्सपोर्ट हुई, जी। लेकिन उसके बाद हुकूमत चेंज हो गई। अब हुकूमत जिस दिन से चेंज हुई है उस वक्त से मुसलसल उखाड़ पछाड़ का अमल जारी है, और वो इंडस्ट्री दोबारा बंद होना शुरू हो गई हुई है। इस पे अब काम करने की जरूरत है कि हमारी वो इंडस्ट्री जो एक्सपोर्ट बेस्ड इंडस्ट्री है, जिसमें स्पोर्ट्स है, जिसमें सर्जिकल है, जिसमें स्पेयर पार्ट्स हैं, जिसमें टेक्सटाइल है, इसको एनकरेज करने की जरूरत है, इसको स्ट्रांग फुटिंग देने की जरूरत है, इसको टैक्स में रिलीफ देने की जरूरत है, इनको बिजली के कनेक्शन जो है वो प्रायोरिटी बेसिस पे देना चाहिए, इनको गैस प्रायोरिटी पे मिलना चाहिए, रोड की कंस्ट्रक्शन वहां पे होनी चाहिए ताकि वहां जो मंडी तक रसाई है वो मिले, और इंडस्ट्री जो है वो अब फ्लरिश हो। अब तो बिजली ये वो करने आपने, वाले काम है। डॉक्टर साहब आपने बिजली का जिक्र किया। बिजली का तो हमारा जो लोड शेडिंग खत्म हो चुकी, दोबारा पिछले 1 साल से जो है दोबारा शुरू हो चुकी है तकरीबन। तो लोड शेडिंग तो हमने ख़त्म नहीं की, इस पे तो काबू नहीं पाया। और सबसे बड़ी बात मैं ये आपसे जानना चाहता हूँ, आप माहिर मुआशियात हैं, बहुत तजिया करते हैं, बड़ा तजुर्बा है आपका। मुझे आज ये मेरे नाज़रीन को खास कर मुझे भी बताएं, मेरे नाज़रीन को भी बताएं, हम डॉलर को किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। वही डॉलर जो 90 रुपए का था, वो डॉलर इस वक्त जो है 234 का तकरीबन आ रहा है, इसको कैसे काबू करें? देखिए फयाज साहब, बात यह है कि डॉलर को किस तरह स्टेबल करने से जरूरी, पहले बात जानना यह जरूरी है कि डॉलर हमारे पास आता कहाँ से है। जी। डॉलर जितना ज्यादा आएगा उतना ही डॉलर के साथ पाकिस्तानी रुपये स्टेबल होता जाएगा। डॉलर का आने के दो सोर्स है हमारे पास। एक है हमारी जी। एक्सपोर्ट, और हमारी जी। कोई अराउंड 30 बिलियन की इस वक्त एक्सपोर्ट है, और जितनी हमारी एक्सपोर्ट है तकरीबन इतना ही हमारा फॉरेन रेमिटेंस आता है ओवरसीज पाकिस्तानी के थ्रू। अच्छा, ओवरसीज पाकिस्तानी को भी हम गाली देते हैं, ओवरसीज पाकिस्तानी को हम यहाँ पे वोटिंग राइट देने को तैयार नहीं है, ओवरसीज पाकिस्तानी को के घरों के मकानों पे जमीनों पे कब्जे हो जाते हैं, ओवरसीज पाकिस्तानी के साथ हम बैड ट्रीटमेंट करते हैं, और वो हमारी बैकबोन है। ये मैं कोई उससे हमदर्दी की बात नहीं कर रहा, इस मुल्क के हमदर्दी की बात कर रहा हूँ कि उनका भेजा हुआ पैसा इस मुल्क की के लिए वो क्या जिंदा रहने के लिए जी। जरूरी है। जी। मतलब जितनी हम देखें, आप देखें फैयाज साहब, आप माशाल्लाह बड़ा इन रहते हैं। ये देखें, हमारा जो एक्सपोर्टर होता है, जो जो जितनी एक्सपोर्ट होती है उतना ही फॉरेन रेमिटेंस है हमारा। लेकिन एक्सपोर्ट में हम गवर्नमेंट जो है उनको बेशुमार बेनिफिट दे रही होती है, और जो बड़ा बड़ा एक्सपोर्टर है उनको प्राइम मिनिस्टर हाउस में, प्रेसिडेंट हाउस में, चैम्बर ऑफ कॉमर्स में, चीफ मिनिस्टर के पास उनको बुलाया जाता है, उनको ट्रॉफियां दी जाती हैं, उनको इनामात दिए जाते हैं, उनको मेडल दिए जाते हैं, इसलिए कि उस जी। मुल्क के लिए रेवेन्यू लेके आते हैं। लेकिन जो ओवरसीज पाकिस्तानी है वो भी वही काम कर रहा है।
उसकी हम तजलील करते हैं, उसको उसके ऊपर शक करते हैं, उनको वोटिंग राइट देने को तैयार नहीं, उसको इलेक्शन लड़ने का तैयार नहीं, एयरपोर्ट्स के ऊपर उनके साथ हम बैड उसको ट्रीट करते हैं, राइट? दोनों एक ही काम कर रहे हैं। एक को ट्रॉफियां और शील्डें मिलती हैं और एक के साथ जो है वो बैड ट्रीटमेंट करते हैं। हमें इन दोनों को एनकरेज करना है ताकि इस मुल्क के लिए डॉलर लेके आए। डॉलर आएंगे तो हमारा जो है ना रुपये वो स्टेबल होगा। डॉलर का असल आना में हमारे रुपये को स्टेबल किया है। असल में भट्टी साहब, हमारे ओवरसीज के एतमाद को जो ठेस पहुंची हुई है ना, वो ओवरसीज का एतमाद दोबारा बहाल नहीं हो रहा। ये जो अभी भी हमारे पास ज़र मुबादला आता है ओवरसीज पाकिस्तानियों की तरफ से, तो वो इसकी सूरत में आ रहा है कि उनके ख़ानदान यहाँ पर हैं, उनकी ज़रूरतें यहाँ पर हैं, उनके बच्चे यहाँ पे पढ़ रहे हैं, वो अपने घर वालों के अखराजात के लिए वो भेजते हैं। तो ये हमारी जो ज़र मुबादला की थोड़ी सी शक्ल है हमें नज़र आ रही है। अगर खुदा ना खास्ता ये चीज़ें ना हो, ये ओवरसीज पाकिस्तानी इसमें हिस्सा ना डाले, तो हम तो बिल्कुल नीचे चले जाएं। आप बिल्कुल बेजा फरमा रहे हैं, आप बिल्कुल बेजा फरमा रहे हैं। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि उनकी इस कंट्रीब्यूशन को रिकॉग्नाइज किया जाना चाहिए और उनको मिनिमम मिनिमम, और हम कुछ नहीं कर सकते, कम से कम उनको वोटिंग राइट दें। वोटिंग राइट क्या है? इस मुल्क के वो शहरी हैं, वोट देंगे। सिर्फ वोट देने से ही अगर उनको खुशी मिल सकती है और उनको इज्जत मिल सकती है तो उनको दें, राइट? इसी जी तरह मैंने जो बात की थी कि हमारी एक्सपोर्ट को बढ़ाने पे काम करें। एक्सपोर्ट को बढ़ाने के साथ साथ हमें फॉरेन इन्वेस्टर को इस मुल्क में कैसे लाना है, जी। और लाने के लिए जरूरी है कि इस मुल्क में उनको सेफ्टी, सिक्योरिटी, आपको सिक्योरिटी और बिल्कुल। सेफ्टी हमारा बड़ा इशू है। अभी देखें कराची में चाइनीज डेलीगेट से उनको मार दिया गया। अब अगर ये कुछ हम जी करेंगे तो उसके बाद फॉरेन वर्कर हमारे यहाँ नहीं आएगा, इन्वेस्टर इस मुल्क में इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा। और ये जो अभी लीक्स का सिलसिला शुरू हो गया कि ये लीक्स और वो लीक्स और ये लीक्स और वो जी लीक्स, आप मुझे बताएं कि जब इतने लीक्स निकलेंगे तो कैसे कोई जी जी फॉरेनर या फॉरेन इन्वेस्ट, इवन हेड ऑफ द स्टेट मुझे लगता है अब हमारे मुल्क में आने से ग्रेज करेंगे कि हमारी तो कन्वर्सेशन सारी कहीं ना कहीं रिकॉर्ड हो रही हैं। जी। अब आप देखें ना, ये हम सेफ्टी नहीं दे सके। हमें किसी की जान की, माल की हिफाजत देनी पड़ेगी, उनकी फैक्ट्रियों की हिफाजत करनी पड़ेगी, उनकी गुफ्तगू की हिफाजत करनी पड़ेगी, उनकी कम्युनिकेशन की हिफाजत करनी पड़ेगी। ये सेफ्टी का एक सिस्टम पूरा देंगे तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट इस मुल्क में आने के लिए एनकरेज होगा। तो हमें ये भी करना है, एक्सपोर्ट भी बढ़ानी है, फॉरेन इन्वेस्टर को भी लेके आना है, और ओवरसीज पाकिस्तानी को भी हमने एनकरेज करना है। और लोकल प्रोडक्शन देखें ना, हम सब डॉक्टर हमने साहब, कहते हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका। आपने अपनी कीमती वक्त से हमें ये अपना वक्त दिया है और बड़ी अच्छी बातें की हैं आपने। मैं जाते जाते आपसे बस आखिरी सवाल, और बड़ा मुख्तसर सा आप मुझे जवाब देंगे कि ये जो लीक्स का सिलसिला आपने शुरू बता दिया कि लीक्स का सिलसिला शुरू हो गया, जिससे हमारे जो सियासतदान है उनका जो ऊपर जो अवाम का एतमाद था वो भी ख़त्म होता जा रहा है। अब कौन सच्चा कौन झूठा, आखिर ये सिलसिला शुरू करने की किसको ज़रूरत पेश आई? देखिए जी, मैं फिर वही बात, जैसे आपने तारा में बताया कि मेरा तो चूंकि ये शुबा नहीं है, लेकिन ये चूंकि कोई सियासत, ये सियासत का गेम है, या कोई सियासतदान है, या कोई सियासतदानों को कंट्रोल करने वाला बंदा है, या कोई सियासतदानों को बदनाम करने वाली कोई ऑर्गेनाइजेशन है। मेरा तो एरिया बिजनेस में है। मैं ये समझता हूँ कि बिजनेस की कन्वर्सेशन जो है वो सीक्रेट रहना चाहिए। जी बिजनेसमैन से जब बात करता है तो उनकी कॉन्फिडेंशियलिटी होती है, वो जी। कॉन्फिडेंशियलिटी हमने उस बात करनी है। हम नहीं करेंगे तो फॉरेन इन्वेस्टर्स बिल्कुल बनिए। भट्टी साहब की गुफ्तगू सुनी, उनकी गुफ्तगू में भी यही एक पैगाम मिलता है कि जब तक तमाम सियासी कायदीन, सियासी लीडरान और तमाम सियासी जमातों के जो अकाबरीन हैं वो मिल बैठ कर इत्तेफाक और इत्तेहाद के साथ पाकिस्तान की तरक्की खुशहाली के लिए किसी एक नुक्ते पर इत्तेफाक नहीं करेंगे, मिलकर नहीं बैठेंगे, एक दूसरे के फ़ैसले को खुले दिल से तस्लीम नहीं करेंगे, तब तक हम तरक्की नहीं कर सकते। हमारी जो मुआशी सूरत हाल है वो इसी तरीके से कमज़ोर और कमज़ोर रहेगी। और हम ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को जब तक उनको इज़्ज़त नहीं देंगे, उनका तहफ़्फ़ुज़ नहीं करेंगे, उनका रिवार्ड नहीं देंगे, तब तक उनको भी कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। उनका एतमाद बहाल करना ये वक्त की बहुत बड़ी ज़रूरत है। वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो अपना ज़र मुबादला हमारे पाकिस्तान में भेज कर हमारी मईशत को रीढ़ की हड्डी की तरह मजबूत कर रहे हैं,
उन ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को भी हकूक़ हैं, उनको भी तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं। उन तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करना हमारे हुक्मरानों, हमारे जो इक़्तिदार में बैठे हुए ज़िम्मेदारान हैं, उनका ये फ़र्ज़ है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की भी बात सुनी जाए, उनको भी इज़्ज़त दी जाए। और बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह एक नए मौजू के साथ फिर आपके साथ मिलेंगे, दोबारा गुफ्तगू करेंगे। तब तक के लिए इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला पाकिस्तान को तरक्की, खुशहाली और सलामती दे और अमन व इस्तेहकाम का गहवारा बनाए। ये पाकिस्तान हमारा, हम सब ने मिलकर इस पाकिस्तान की खिदमत करनी है, इसको एक ऐसे मुकाम पर लेकर जाना है जिसका ख्वाब मैं और आप देख रहे हैं। तब तक के लिए अपने मेज़बान नचम फ़याद को इजाज़त दें, फिर मिलेंगे।